घर वापसी भी एक शब्द है, घर वापसी सहमत है? मैं कहीं भी जाने के लिए निकलता हूं तो मेरे पास रिटर्न टिकट होती है, होना चाहिए, अपने घर पहुंचने की। घर वापसी होना चाहिए। तो यदि अगले को अपने घर की याद आती है जी। और वो आना चाहता है तो अपने घर में आने से कौन रोक सकता है? वेलकम ही होते हैं, बल्कि घर वाले तो मिस करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। जो गया उसके पीछे कोई ऐसे कारण मानते हैं कि बहुत ज़्यादा विभक्त समाज भारत का, हिंदू समाज जो स्पेशली जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, क्षेत्रीयताओं में बटा हुआ है, गांव में बटा हुआ है, इतने बटे हुए समाज में शायद इसमें कहीं सफोकेशन हो रहा है? लोग जा रहे हैं, वर्षों से जा रहे हैं, आ तो बहुत कम रहे हैं। देखो, एक पिता के 4 बेटे हैं, शादी के बाद चारों अलग हो जाएंगे, वो स्वाभाविक है। वो व्यवस्था के तहत हो तो कोई बात नहीं, वो स्वाभाविक है। लेकिन लड़ाई के बाद हो अस्वाभाविक है, वो अस्वीकार्य है, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो भेद है, और वो भेद ऐसा लगता है कई जगह कि कराया जा रहा है। कोई राजनीतिक शक्तियां हैं जो इस तरह का भेद पैदा कर रही हैं। हमारे यहाँ सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संवादिता भरपूर थी सनातन धर्म में। आप एक शादी का प्रसंग घर में करते हैं तो आपको माली से लेकर के, कुम्हार से लेकर के सबकी आवश्यकता होती है। तो सबका सम्मान होता है, सबका सम्मान भी होता है, ये इसका महाराज जी, ये इसका दार्शनिक पक्ष है। दार्शनिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष जो है, गांव में उपेक्षा तो होती है ना, छोटी जो ऐसी जातियां हैं जो विशेषाधिकार मैं अपने मंचों से बोला हूं कि कई जगह वो जो कोई दलित बच्चा, उसकी शादी हो रही है और उसको घोड़े पर बैठने नहीं दिया गया। कई ऐसी खबरें तो अपनी आंखों के वहां उस विस्तार से निकलो तो नीचे उतर कर, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो मैंने कहा भी है कि गांव के ऐसे जो मुखिया है, या तो जिसको हम अपर क्लास कहते हैं, जो अध्यात्म की दृष्टि से गलत है, अध्यात्म क्लास नहीं होती, चलो वेल टू डू वाले वर्ग है, वो तो रहेगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स तो रहेगा, कार्ल मार्क्स की दृष्टि से भी वो तो सामान्य है, हमारे लक्ष्मी अलक्ष्मी है। तो जो वो संपन्न वर्ग के लोग हैं, संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, तो उल्टे उनको ये कहना कि बेटा घोड़ी ना हो तो हमसे ले जाना, बिल्कुल आगे आके आना, आगे आकर के करना चाहिए। वो भी वहां जाकर के प्रणाम करेगा, आशीर्वाद दो, तो एक वातावरण बनेगा। तो ऊंच नीच वाले ये जो भेद है, या तो अस्पृश्य किसी को मानना, ये सनातन धर्म के लिए कलंक वाली बात है। पर अस्पृश्य मानने के लिए बहुत सारे हमारे धार्मिक आख्यान इसको आधार देते हैं, इन बातों को। वेदों में कहीं नहीं है, तो वेद को ही माने, फिर बीच के जो उसके बाद वाले जो आए उनकी व्याख्याओं का क्या देखो, कोई भी व्यवस्था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, तो चाहे वो धार्मिक हो, देश काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और तद अनुसार परिवर्तन होता है हर जगह। ऐसा धर्म के क्षेत्र में भी हुआ। लेकिन वेद जो कहते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि वो पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण की बात है, और दिस वेरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट हिम, ये जो अस्तित्व है वही परमात्मा है। और संपूर्ण समाज को जो गुण और कर्म के अनुसार 4 भाग में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसको विराट पुरुष यानी बृहद समाज के रूप में देखा, उसके 4 अंग के रूप में देखा। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः। प्रत्येक अंग के पास अपना वैशिष्ट्य है, सबकी अपनी उपयोगिता। जो मेरे पांव काम कर सकते हैं वो मेरा सिर नहीं कर सकता, जो सिर कर सकता है पांव नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी आपस में उपेक्षित नहीं है, कोई उपेक्षित नहीं है। बल्कि मेरे पांव में कांटा लगा या तो कुछ फोड़ा हो गया तो मेरा माथा सो नहीं पाता रात भर, और सोचता रहता है
कि इसके दर्द का कुछ करना पड़ेगा। पर सोशल स्ट्रक्चर में ये चीजें संवेदना इतनी है नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जो परमात्मा ने व्यवस्था तुम्हारे देह में करी है वही देश में करनी है। धर्म यह है। उसके लिए रमेश भाई ओझा महाराज जी क्या कर रहे हैं? मैं अपने हिसाब से सूरज नहीं बन सकूं तो कम से कम एक दिया बनने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं। और मैं आदिवासी बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं और उनको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि जहां संभ्रांत संपन्न परिवार के बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, जिस सुविधा में रहते हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलता है, वो मैं इन आदिवासी बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल मनी मैं उन बच्चों को पढ़ाने का मेरा दायित्व समझ करके। दूसरी बात, मेरा ये प्रयास रहता है और मेरी प्रार्थना रहती है परमात्मा से कि ऐसा हो कि कम से कम एक कथा साल में मैं वनांचलों में करूं। और मैं उन वन बंधुओं के पास जाता हूं। छत्तीसगढ़ में भी गया हूं, जंगलों में गया हूं। उन आदिवासियों का प्रेम मैंने देखा है, उनका भाव देखा है। हमारे दलित बंधु है, उनके लिए एक दो स्कूल और छात्रावास भी कच्छ में भी भूकंप के बाद बनाए। महाराज जी, स्कूल छात्रावास तो संविधान उनको दे रहा है, सरकारें उनको दे रही हैं। समाज में सम्मान कब मिलेगा, वो उसके लिए बताइए। वो व्यासपीठ है, वहां से जितना बोला जाए, कहा जाए, प्रबोधन के धर्म की बात यह है कि ये कानून तो है नहीं ना। बिल्कुल कानून पर समाज की लेकिन निर्देशिका है, बहुत मजबूत निर्देशिका है। व्यासपीठ जो कहती है उसका एक प्रभाव तो निश्चित रूप से है। तो जो स्वीकारा जाए वो धर्म है, लादा जाए वो कानून है। मेरे रिजर्वेशन जैसी चीजें, डिवाइड एंड रूल मानते हैं क्या? रिजर्वेशन जो है, सोशल नौकरियों में आरक्षण कुछ हद तक जरूरी भी है, तो कुछ हद तक गैर जरूरी। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने तो और संविधान के रचयिताओं ने तो कुछ सालों के लिए ही वो आरक्षण के लिए किया था उन्होंने। 10 साल एक बात तो जरूर है, मैं जब ये कह रहा हूँ कुछ समय के लिए जरूरत, लेकिन जब आरक्षण का लाभ लेने वाले जब ये भी समझ लेंगे कि आरक्षण अंत में कमजोर ही रखता है, क्योंकि कमजोर के लिए तो आपको मजबूत नहीं बनाता, बस रेस में खड़ा नहीं बनाता, रेस जिताता तो नहीं जब है। तक आपको वो सपोर्ट की जरूरत है तब तक तो रहो, लेकिन क्रीमी लेयर को क्या जरूरत है भाई? जी जी, उसको रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। वो रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। महाराज जी, आखिरी के 2 प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की सरकार कैसी चल रही है? राजनीतिक है, लेकिन राजनीति बिना समाज की होती नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार कैसी चल रही है, आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है? और देश में मोदी कैसा कर रहे हैं, आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन? 25 साल होने को है छत्तीसगढ़ को, जी, नया राज्य बना, सिल्वर जुबिली ईयर है, इसलिए आने वाले दिनों में और विकास की रफ्तार तेज हो। और क्योंकि यहाँ वाली सरकार और केंद्र वाली सरकार वो डबल इंजन वाली बात है, तो हम आशा करते हैं कि और अच्छे से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और केंद्र में तो एक मजबूती से काम कर ही रहे हैं। मोदी की सरकार को एंडोर्स करते हैं आप, ठीक है, अच्छा काम कर रही है। हम कोई पूर्ण नहीं है, सिवाय परमात्मा के यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन यदि किसी निर्णयों में से 10 में से 8 निर्णय सही साबित हुए तो सरकार अच्छा काम, तो सही कहना पड़ेगा उसको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रणाम करते हुए। तो कथावाचक रमेश भाई ओझा जी की जो पूरी बातचीत का जो मुझे सार समझ में आया वो ये है कि अध्यात्म एक बहुत बड़ा विराट दिव्य मंदिर है, और धर्म या पंथ या रास्ते या तमाम तरह के संगठन या गुट, ये सारी सीढ़ियां हैं। किसी की सीढ़ियां किसी को ठीक नहीं लग रही होंगी, कोई असहमतियां उभर रही होंगी, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।